Hello and Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about a very important topic, and along with, as I have said, that an important topic, it's somewhat controversial topic too. I mean, I am saying the word controversial for the reason is that the right of occupancy under the Punjab Tenancy Act 1887 has been very much restricted now due to several judgments by the Honorable Supreme Court of Pakistan. We will see that why is it important and what has been the reason of its restriction. But first of all, we will need to understand that what is actually right of occupancy. Right of occupancy has, as I have already said, that it's very much restricted now because in present times we don't see in the uh, in the periodical rights in Khana Kasht a lot of क्योंकि देखें इसको समझाने के लिए मुझे फिर थोड़ा सा लैंड रेवेन्यू एक्ट को दोबारा टच करना पड़ेगा कि जिस तरह से पीरियोडिकल राइट्स में व्हेन वी सी एंड वी टॉक्ड अबाउट होल्डिंग इन टर्म्स ऑफ कल्टीवेटर, इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेंट, यानी कि जो खतूनी का जो वर्ड हमने यूज़ किया था कि खतूनी नंबर, जिसमें हम देखते हैं कि कौन उस ज़मीन पे काबज़ है उस वक़्त, तो वो जो कब्ज़े का जो राइट है उस राइट में जो एक मसला उस वक्त आता है कि जब वो काबज़ ऐसा काबज़ बन जाए कि जो रेंट पे नहीं करता, जो कहता है कि इस ज़मीन का रेंट में पे नहीं करूँगा, हालांकि उसका मलकियत के खाने में नाम नहीं है, नाम उसका खाना काश्त में है, तो कौन सी वो सूरतें हैं कि जिस सूरत में हम कहें कि ये वो शख्स है कि जिसका नाम खाना मलकियत में नहीं है, सिर्फ खाना काश्त में उसका नाम है। यानी मैं आपको बहुत आसान और सादा अल्फाज में ये बात कह रहा हूँ कि जिस बंदे का नाम खाना काश्त में लिखा हुआ है और वो बंदा रेंट नहीं पे कर रहा, तो क्या कानून किस सूरत में उसको ये राइट दे रहा है कि वो रेंट पे ना करें। हालांकि अभी हमने पहले पिछले क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा कि अगर कोई शख्स किसी अनऑक्यूपाइड लैंड पे भी अगर कोई शख्स किसी मालिक की मर्जी के बगैर भी लैंड पे चाहे कब्जा करे, तो उस पे फ़र्ज़ हो जाता है कि वो रेंट पे करे, ही हैज़ टू पे द रेंट। बट हियर व्हेन वी टॉक अबाउट राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, वी सी दैट द ऑक्यूपेंट डज नॉट पे द रेंट। In how many ways a right of occupancy can be acquired, can be said to have been validly acquired, we will see it right now. Number one is the hereditary right. At the commencement of this act, for the two generation, if someone is in male lineage, be in continuous possession of the land. So जब ये एक्ट आया, इस एक्ट से पहले 2 जनरेशन्स तक, यानी जिसमें आगे उन्होंने बात की है कि सच पीरियड कैन नॉट बी लेस देन 20 ईयर्स, यानी 20 साल तक कोई शख्स इस एक्ट, यानी जो 1885 में जो एक्ट आया, तो इसका मतलब है कि 65 से लेके 85 तक वो शख्स मेल लीनेज में, उसका कोई अंकल है, ग्रैंड अंकल है फादर से, वो उस पर काबज़ चला आ रहा है। And such tenant was not paying rent more than the revenue of such land, or rates and cesses applied to such land accordingly. अब ये 3 कंडीशंस आ गई हैं कि हेरिटरी राइट में, यानी विरासती जो उसका राइट है, वो कब कहेंगे कि विरासती राइट कब राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी में कन्वर्ट होगा, जब वो शख्स 20 साल से 1887 से पहले, वो 20 साल से एक मेल लीनियज, यानी उसका अंकल ग्रैंड अंकल से वो चलता आ रहा है, कम से कम 2 जनरेशन से चलता आ रहा है, वो एज आ मालिक चलता आ रहा है, और एज एन ऑक्यूपेंट चलता आ रहा है, एज एन ऑक्यूपेंट चलता आ रहा है, और ड्यूरिंग दैट ऑक्यूपेंसी उसने कभी कोई रेंट किसी को ना पे किया है, उसने वही चीज़ें पे की हैं जो कि उसके ऊपर रेवेन्यू बनता था, या जो रेट्स एंड सेसेस उसके ऊपर
बनते थे। रेट्स एंड सेस क्या होते हैं, ये हम अगेन लैंड रेवेन्यू एक्ट में हम ये पढ़ चुके हैं कि व्हाट आर रेट्स एंड व्हाट आर सेसेस। ये जो गवर्नमेंट आपके ऊपर जो इम्पोज करती है जो अखराजात ऑफ दैट लोकेलिटी, या अगर गवर्नमेंट पे आप इम्पोज ना करें तो आप लैंड ओनर्स मुख्तलिफ मिल के अपने लिए जो मलबा चार्जेस जिनको कहते हैं वो अपने ऊपर आप इम्पोज करवाते हैं, उनको हम रेट्स एंड सेसेस कहते हैं। नेक्स्ट, अगेन दिस इज अगेन सेक्शन 5, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सेक्शन 5 राइट नाउ। लैंड ऑनर, अच्छा एक तो था कि वो हेरिटरी क्लेम कैसे हो, उसमें आपने वो 3 शराइत पढ़ ली कि 20 साल से होना चाहिए बंदा, मेल इमेज होना चाहिए, और उसने रेट्स एंड सेस और उससे ज़्यादा पेमेंट ना की हो। दूसरा ये हो कि अगर वो लैंड ऑनर रहा हो, इफ द टेनेंट प्रूव्स दैट ही वाज लैंड ऑनर ऑफ सच लैंड एंड डिड नॉट सीज टू बी लैंडलॉर्ड ड्यू टू एनी ऑफ सच रीजंस मेंशन्ड हियर इन आफ्टर, वो शख्स जो लैंड ऑनर रहा हो जिसका उस लैंड में कोई इंटरेस्ट रहा है। अब लैंड ऑनर और ऑनर ऑफ द लैंड में क्या फ़र्क है ये हम पढ़ चुके हैं। ड्यू टू फॉरफीचर टू द गवर्नमेंट के उस शख्स ने गवर्नमेंट के आगे वो सरेंडर गवर्नमेंट ने उससे ना ले ली हो ड्यू टू एनी रीज़न, नॉर्मली ये एरियर्स के रीज़न से ही होता है। ड्यू टू हिज ओन वॉलंटरी एक्ट, या उसने अगर खुद ना दे दी हो किसी को ज़मीन, और he also needs to prove that he continuously had possession of the land since the day he ceased to be landowner। यानी कि सादा अल्फाज में आप ये समझे कि ये दूसरा तरीकाकार आपको कैसे साबित करेगा कि आपके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है, कि आप किसी एक ज़मीन के लैंड ऑनर थे, यानी कि आपका उसमें कोई राइट था और आपसे वो राइट आपका सीज कर गया किसी भी और तरीके से, एक्सेप्ट ये 3 चीज़ें उसमें ना हो। नंबर 1 ये कि आपसे वो ज़मीन जो है गवर्नमेंट ने ना ले ली हो। नंबर 2 ये कि आपने खुद से वॉलंटरीली उस ज़मीन पे वो वाला राइट जो है वो आगे सरेंडर ना कर दिया। और नंबर 3 ये कि आप उस ज़मीन पर लैंड ऑनर थे उस दिन तक जिस दिन से आपके पास से वो ऑनर वो राइट निकल गया, वो राइट आपके पास से चला गया। वो किस तरह चला गया, जिस तरह और मर्जी चला जाए सिवाय फॉरफीचर और आपके वॉलंटरी एक्ट के। नेक्स्ट इज इनहेबिटेशन। अब ये भी एक तरीका है राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी आपकी स्टैब्लिश हो जाएगी इससे, दैट ही वाज सेटल्ड इन दैट लैंड एज अ फाउंडर, कि वो शख्स था जो सबसे पहले उस ज़मीन पे आया और उस पर उसने कब्जा उसने किया। उससे पहले वहाँ पे कोई था ही नहीं, कोई बंद किसी ने उसमें सेटलमेंट ही नहीं की थी। That he held that land on 21st day of October 1868 or settled by the founder there for cultivation provided that if landlord proves। अब देखना ये वो सूरत हाल है कि जब आपका ये राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी चैलेंज किया जा रहा है कोर्ट के आगे, तो कोर्ट के आगे बीइंग अ लिटिगेंट, आप अगर आप एज अ लॉयर हैं, आप लॉयर किसी ऐसे शख्स के जो ये कहता है जी कि मैं उस जगह पे मेरा राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है, तो आपने इस तरह के ना किसी मेथड के जरिए आपने ये राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी प्रूव करना हो। तो आप अपने आप को ये समझे कि यू आर अ लॉयर, यू आर प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, एंड यू बाय seeing the circumstances of the case are trying to prove that your client has the right of occupancy and landowner cannot evict him or eject him from the said land। So या तो वो शख्स 21st day of October 1868 से उसके पास वो लैंड रही हो, या वो एज अ फाउंडर उसने उस लैंड को कल्टीवेट करने के लिए वो उस जगह पे आके बसा हो अपनी फैमिली के साथ या अकेला, या फिर जो है जो लैंडलॉर्ड है वो ये प्रूव कर, लेकिन इसमें शर्त है कि अगर लैंडलॉर्ड ये प्रूव कर देता है कि भाई ये शख्स फाउंडर वगैरह नहीं था, बल्कि ये शख्स इस लैंड पे किसी और शख्स की, किसी और जो कि फाउंडर था उसकी मदद से और उसके पैसों से इसको बुलाया गया और इसको कहा गया कि तुम यहाँ पे आके कल्टीवेट करो, तो इस सूरत में नहीं होगा। यानी कि उस सूरत में होगा कि जब वो खुद से आया, वो खुद से फाउंडर था और वो खुद से किसी को पहले लायबल नहीं था और किसी और के खर्चे पे नहीं आया था, वो खुद से आया था। ही हैड continuously occupied the said land since that date। कौन सी डेट? 21st day of October 1868 से वो अपने यानी कि उसके फोर फादर से वो वहाँ पे मौजूद है, वो वहाँ पे बसा हुआ है अपनी फैमिलीज के साथ।
नेक्स्ट, या फिर वो ये इस्टेब्लिश करे कि वो जागीरदार है उस ज़मीन का, और जागीरदारा होने के साथ साथ वो वहाँ पे 20 साल से मौजूद है, या वो जागीरदार हो उस स्टेट में, जिस स्टेट में वो लैंड मौजूद है, जिस लैंड की बाबत वो ये क्लेम कर रहा है कि मेरा इसमें राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है, या किसी दूसरे केस में वो वैसे ही उस इलाके का जागीरदार है और उसने वो 20 साल से वो लैंड उसके पास है। ठीक हो गया? यानी इन इस तरह के केसेस में बीइंग, यानी सिंपल वर्ड्स में कि अगर वो जागीरदार है उस इलाके का, जिस इलाके में वो लैंड मौजूद है, और वो 20 साल से वहाँ पे जागीरदार है उसका। ऑक्यूपेशन फॉर कंटिन्यूस 30 years एंड पेड नो रेंट बियॉन्ड रेवेन्यू एंड रेट्स एंड सेसेस, या फिर 30 साल से वो बंदा उस जगह पे मौजूद है और उसने कोई रेंट पे नहीं किया स्वाय रेवेन्यू के, रेंट्स और सेसिस के। लेकिन ये अगेन वो चीज़ें जिनको अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको काफ़ी ज़्यादा इस राइट को कर्टेल किया, बिकॉज टेकिंग इट अगेंस्ट द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम। क्योंकि इस्लाम में जो ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट है वो कहते हैं कि वंस एन ऑनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि जो ऑनर है ज़मीन उसी की होती है, दूसरा बंदा बेशक उस पर 100 साल से बैठा हो वो ज़मीन उसकी नहीं हो सकती। तो अगेन लेकिन आपको पता है पार्टीशन के बाद बहुत से लोग यहाँ से ज़मीनें छोड़ के चले गए, कुछ लोग जो यहाँ पे ही उनको काश्त कर रहे थे कितने सालों से बैठे हुए वो वही उस पर लगे रहे, तो फिर उन लोगों को ना खाना काश्त से निकाल के उनको मलकियत दे दी गई थी। तो इसलिए अब आपको खाना काश्त में ऑक्यूपेंसी टेनेंट का नाम बहुत कम मिलता है। If any tenant who has been entered into record of rights as an occupancy tenant before 21st October 1868 and continues to be like that, and also if there must be no other proof like a decree of competent court present before passing of this act। अब ये सेक्शन 6 है कि सेक्शन 6 के मुताबिक अगर वो 1868 से उस इलाके में मौजूद है और इस एक्ट से पहले उसके खिलाफ किसी कंपिटेंट कोर्ट की कोई डिग्री भी नहीं है, तो भी वो ऑक्यूपेंट कहलाएगा, occupancy tenant कहलाएगा। If the tenant exchange such land on which he enjoys the right of occupancy to some other land belonging to the same landlord, and then such right of occupancy will be deemed to be existing on such exchange land। यानी कि फ़र्ज़ क्या है कि मेरी ज़मीन है जी, मेरी एक ज़मीन के ऊपर ये काबज़ बैठा हुआ है जो मेरी रेंट पे नहीं करता, उस पर राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी मौजूद है, और मेरे पास इसी इलाके में एक और ज़मीन भी मौजूद है, तो मैं उसे कहता हूँ भाई तुमसे तबादला कर लेता हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक्सचेंज कर लेता हूँ, और वो उस ज़मीन से उठ के मेरी दूसरी ज़मीन पे आता है, तो समझा यही जाएगा कि अब उसका जो नई ज़मीन पे आया वहाँ में भी उसका राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी मौजूद है। नथिंग विल बार एनी टेनेंट टू प्रूव हिज राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑन द ग्राउंड अदर देन मेंशन्ड हियर इन बिफोर। इसके अलावा भी अगर कोई और ग्राउंड बनता है राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी का तो उसको मिलेगा। मसलन इनके अलावा और कौन सा ग्राउंड हो सकता है? मसलन के अगर मेरी लैंड है और मेरे फोर फादर ने उसके साथ ये प्रॉमिस किया हो कि भाई हम तुझे इस लैंड से कभी नहीं निकालेंगे, और वो रेंट पे नहीं कर रहा और उधर बैठा हुआ है, तो इस समय तो यही समझेगा कि भाई वो काबज़ है, क्योंकि वो रेंट पे नहीं कर रहा, वो सिर्फ वो रेवेन्यू दे रहा है और रेट्स एंड सेसिस दे रहा है। तो वो जो प्रॉमिस था वो एक एग्जाम्पल बन सकता है। राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी कांट बी एक्वायर्ड बाय जस्ट मियर लैप्स ऑफ टाइम for non-payment of rent for a long, for example non-payment of rent for a very long time, सेक्शन 9। यानी कि अगर एक शख्स जो है वो मेरी लैंड पे है और बहुत अच्छे से रेंट नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी आ गया। इन द एब्सेंस ऑफ एनी कस्टम द कंट्री, नो वन ऑफ सेवरल जॉइंट ऑनर्स ऑफ द लैंड शैल एक्वायर राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी लैंड जॉइंटली ओन्ड बाय देम। जब बहुत सारे लोग वो एक ज़मीन को ओन पे वो कब्ज़ा किए बैठे हुए और बाद में कहते हैं जी कि चूँकि हम सारों ने इस पर कब्जा किया तो हम सारों का ही बनता, तो ऐसे नहीं होता। क्योंकि अगर कोई ऐसा कस्टम है तो फिर तो हो सकता है। इसीलिए जो सेवरल जॉइंट ऑनर्स में से कोई एक शख्स जो है वो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नहीं लेता। इंस्टेंसेस में क्या है जी कि इन पीरियोडिकल रिकॉर्ड ऑक्यूपेंसी टेनेंट इज रिटन एज मज़ार मोरूसी इन खानाकाश में उसको मज़ार मोरूसी लिखा जाता है, क्योंकि अगर वो मर जाए तो वो ये वाला राइट जो है वो आगे ट्रांसफ़र हो जाता है। और जबकि दूसरा जो होता है जिसको जो टेनेंट आपकी मर्ज़ी से होता है उसको मज़ार गैर मोरूसी कहा जाता है। इट आल्सो शोज़ इफ़ लैंड इज़ कल्टिवेटेड बाय ऑक्यूपेंसी टेनेंट हिमसेल्फ
और एनी अदर इन हिज बिहाफ। हमने ये बात मेरे ख्याल में म्यूटेशन वाले क्वेश्चन में पढ़ा था जब लॉ एंड रेवेन्यू एक्ट पढ़े थे कि जो खाना काश्त होता है इस सूरत में ये भी शो कर रहा होता है कि अगर ऑक्यूपेंसी टेनेंट उधर मौजूद है तो क्या ऑक्यूपेंसी टेनेंट खुद उसको कल्टीवेट करे या कोई शख्स उसके बिहाफ पे उसको कल्टीवेट कर रहा है, या उस टेनेंट ने तो नहीं किसी को और को आगे लीज की हुई वो, और जिस बंदे को लीज की हुई क्या वो बंदा खुद कर रहा है या उसकी उस बंदे की भी जगह पे कोई और बंदा कर रहा है, तो उसको भी वो सब चीज़ें जो है ना वो खाना काश्त में यानी कि आपको उस फ़र्द में नज़र आती हैं। तो इसमें आपको मज़ीद यानी कि आप ये समझें कि जब जो भी कोई कल्टीवेटर है वो बेसिकली इसमें अपनी पोजेशन जो है वो शो करता है इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑनर एंड एडवर्स टू हिम। सो बेसिकली दिस इज एन एडवर्स पोजेशन, यानी कि ऑनर मौजूद है और मैं कहता हूँ मेरी पोजीशन इस ऑनर की मर्जी पे डिपेंड नहीं करती, मैं तो इसमें वैसे ही काबज होकर बैठा हूँ, ये तो मेरी जगह है, मैंने आज तक इसका रेंट पे नहीं किया, यानी कि ये वो शख्स होता है। तो इस तरह की ज़मीन इवन कि जब आप उसको म्यूटेट भी करें तो उसका इंतकाल भी करे तो नॉर्मली ऐसे होता है कि पटवारी जो है वो इस सूरत में रेवेन्यू ऑफिसर को लिखता है, ठीक है, और बेसिकली वो उसको बताता है कि भाई यहाँ पे तनाज़ा है हकूक़ काश्त का, और तनाज़ा हकूक़ काश्त का उसको कह के फिर रेवेन्यू ऑफिसर उस जगह की नॉर्मली अगर म्यूटेशन हो रही हो ऐसी जगह, क्योंकि देखें ना अगर मेरी जगह है और मेरी जगह पे कोई इसी तरह राइट ऑफ ऑक्यूपेंट कोई ऑक्यूपेंसी टेनेंट बैठा मैंने वो जगह आगे ट्रांसफ़र करनी है, तो पटवारी जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर को लिखता है कि भाई ये तनाज़ा हकूक़ काश्त है, आप इधर आएँ, आप आके इस जगह को देखें, तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर आके मौके पे आके उस चीज़ को देखता है और उसको कोशिश करता है उसको हल करने के लिए। लेकिन अगेन अगर बहुत इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऑफ टाइटल शामिल हो तो वो हमें पता है, हम लैंड रेवेन्यू एक्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्वेश्चन ऑफ टाइटल जो वो सिविल कोर्ट ही डिसाइड करती है। लेकिन अगेन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये अब बहुत ज़्यादा ये राइट रिस्ट्रिक्ट हो गया, बट थ्योरेटिकली हमें इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि ऑक्यूपेंसी राइट सिवाय इन चीज़ों के इसके अलावा नॉर्मली वो अब नहीं मिलता, और ये राइट बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। एडवर्स पोजीशन का जो राइट है या ऑक्यूपेंसी का जो राइट है या काबज का जो राइट है उस सूरत में कि वो रेंट ना पे कर रहा हो वो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। थैंक यू सो वेरी मच। यू स्टिल इफ़ यू नीड मोर असिस्टेंट यू मे राइट टू मी।